देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो यानी वाद विवाद के शो में मैं दीपक चौरसिया आपको सादर नमस्कार करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, अपने तमाम पैनलिस्ट का और अपने तमाम दर्शकों का। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो अपने घर से दर्शकों को जोड़ता है और उन्हीं की राय के आधार पर डिबेट को आगे बढ़ाता है। मेरे पैनल में बड़े बड़े राजनीतिज्ञ होते हैं, डॉक्टर होते हैं, विद्वान होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं और उनके साथ जुड़ते हैं हमारे दर्शक, और दर्शक ही बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं। बहस का विषय क्या हो ये भी आप यानी हमारे दर्शक ही तय करते हैं और इसके लिए हम रोज सुबह आपको 3 सवाल देते हैं। आज के 3 सवाल क्या थे ग्राफिक्स के जरिए देख लेते हैं और आज आपने किस विषय को चुना है ये भी हम जान लेते हैं। आज का विषय बाबा रामदेव से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि बाबा रामदेव और आईएमए के बीच संघर्ष क्यों, डॉक्टर और योग गुरु आमने सामने क्यों, ये हमारा सवाल था और इसे 75% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। बाबा रामदेव ने कोरोनिल नाम की दवाई बनाई। उनका ये दावा है कि इससे कोरोना का शर्तिया इलाज होता है। हाल तक जो एलोपैथी की चिकित्सा पद्धति थी वो कोरोना की कोई दवाई नहीं बना पाई थी। बड़े बड़े प्रयोग हो रहे थे कि कोरोना को प्लाज्मा थेरेपी से ठीक किया जा सकता है, रेमडेसिविर से ठीक किया जा सकता है, लेकिन बाद में वो भी इस जो इलाज की प्रक्रिया है उससे अटते गए। लेकिन इस बीच बाबा रामदेव की दवाई ने काफ़ी कुछ हलचल मचाई। कई लोगों ने इसे फर्जी करार दिया, कई लोगों ने कहा कि ज़बरदस्ती दवा बनाकर बेच दी गई है और कुछ डॉक्टर्स ने भी इस पर आपत्ति उड़ाई। उन्होंने कोरोनिल को लेकर कई तरह की टिप्पणी की, जिसके बाद बाबा रामदेव और डॉक्टरों के बीच एक विवाद छिड़ गया। बाबा रामदेव के एक बयान जिसमें डॉक्टर्स मारे जा रहे हैं ये कहने वाले उनके बयान पर आईएमए ने आपत्ति जताई और सीधे सीधे लेटर लिखा स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को, जिनके इंटरवेंशन के बाद बाबा रामदेव ने खेद जताते हुए अपने उस बयान को वापस ले लिया। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री को आईएमए ने पत्र लिख दिया है और ये कह दिया है कि बाबा रामदेव टीकाकरण के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं, इसलिए उन पर देशद्रोह का केस चले। साथ ही साथ उत्तराखंड के आईएमए चैप्टर ने उनके ऊपर 1000 करोड़ के मानहानि का मुकदमा भी किया है। सवाल यह है ये विवाद क्या है, कैसे जन्मा और क्या बाबा रामदेव सही हैं या डॉक्टर? सुनते हैं एक बार। आयुर्वेद बनाम एलोपैथी में योग गुरु और आईएमए के बीच विवाद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में अब आईएमए ने योग गुरु के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर तक दर्ज करवा दी है। आज के तारीख में एपिडेमिक एक्ट में कई क्लॉजेस, इम्पोर्टेंट क्लॉजेस जो है वो मौजूद है और उसके आधार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक जगह से इनको विड्रॉ करने के लिए बोल सकती है। तो इसके लिए आज ये कंप्लेंट हमने डाली है और हम राह देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और माननीय श्री मोदी जी इसके ऊपर क्या विचार करते हैं। दरअसल पूरी दुनिया में योग की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले योग गुरु के एक बयान से आईएमए की नाराजगी अभी तक खत्म नहीं हुई। पहले आईएमए उत्तराखंड ने 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा किया था। न्यूज नेशन पर भी बाबा रामदेव कुछ दिन पहले ही कह चुके हैं कि वो एलोपैथी के विरोधी नहीं है। एलोपैथी से मेरी सिंपैथी में कहता हूँ, जहाँ लाइफ सेविंग ड्रग्स की जरूरत है, जहाँ ऑपरेशन की जरूरत है वहाँ वो करो, लेकिन गैर जरूरी दवा, गैर जरूरी ऑपरेशन, गैर जरूरी टेस्टिंग करके और टेम्परेरी ट्रीटमेंट तुम कर रहे हो। फिर बाबा रामदेव ने आईएमए की आपत्ति के बाद अपना बयान वापस लिया, लेकिन आईएमए की नाराजगी बढ़ती जा रही है। आईएमए से योग गुरु ने 25 सवाल पूछे। उल्टे आईएमए ने बाबा रामदेव को खुले मंच से बहस करने की चुनौती दी है। देश भर में आयुर्वेद बनाम एलोपैथी पर बहस तेज हो गई है, जबकि कोरोना काल में दोनों तरीके से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। देश की बहस में आज इसी मुद्दे पर सबसे सटीक बहस हो रही है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आयुर्वेदाचार्यों, धर्म गुरुओं और साथ ही साथ डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ डॉक्टर राजन शर्मा हैं जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। मेरे साथ डॉक्टर रवि मलिक हैं, जाना पहचाना नाम है, हमारे शो में अक्सर आते हैं, पूर्व सचिव हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। मेरे साथ डॉक्टर पवन सिन्हा हैं जो कि एक धर्म गुरु हैं और साथ ही साथ आयुर्वेद और नेचुरोपैथी पद्धति से कई चीज़ों के बारे में सॉल्यूशंस भी देते हैं। मेरे साथ डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा हैं, ये एक
आयुर्वेदाचार्य हैं और सर गंगाराम अस्पताल के अंदर रहते हैं। इसी बीच हमने आपसे सवाल क्या पूछा है, एलोपैथी और आयुर्वेदिक उपचार पर विवाद होना गलत है, हाँ या नहीं में आप इसका जवाब दे सकते हैं। आपको वोटिंग के तमाम विकल्प पता है, आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। और साथ ही साथ कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है तो आप शो के अंदर शामिल होते हैं हो सकते हैं 9711002266 पर एक व्हाट्सएप भेजकर। सीधे डॉक्टर राजन शर्मा के पास चलूंगा। डॉक्टर राजन शर्मा, क्या आपको नहीं लगता कि ये विवाद गैर जरूरी था? बहुत लंबा खींच लिया आईएमए ने, क्योंकि खेद तो जता दिया था डॉक्टर बाबा रामदेव ने इस पर हर्षवर्धन जी के इंटरवेंशन के बाद। डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, मेरी आवाज आ रही है आप तक? शायद वो मुझे सुन नहीं पा रहे हैं, उनका ध्यान कहीं और है। यही सवाल मैं डॉक्टर रवि मलिक से लेता हूं। रवि मलिक साहब, आपको नहीं लगता विवाद कुछ ज़्यादा लंबा खिंच गया है? क्योंकि एक बार खेद जता ही चुके हैं हर्षवर्धन जी के पत्र के बाद स्वामी रामदेव। मैं आपको ये क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि ये विवाद है क्या। ये आयुर्वेद और एलोपैथी का विवाद बिल्कुल नहीं है। एक व्यक्ति जो कि क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर भी नहीं है, उसने इस तरह के इल्जामात लगाए हैं कि ये जो डॉक्टर हैं इनकी जो पैथी है, जो एलोपैथी जो है, ये एक स्टूपिड साइंस है, ये एक दिवालिया साइंस है। इनके पास इनके स्टीरॉयड फेल हैं, इनके रेमडेसिविर फेल है, इनकी ऑक्सीजन के बावजूद लोगों की मृत्यु हुई है और लाखों लोगों की मृत्यु हुई है इनके इलाज के चलते चलते। ये कुछ गंभीर इन्होंने आरोप लगाए हैं एलोपैथी के ऊपर। इसमें आयुर्वेदिक और उसके झगड़ा नहीं है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। हम लोगों का जो मेन विरोध है वो ये है कि लोग भ्रमित होंगे। आप दीपक जी मानते हैं हमारी बात को कि ऑक्सीजन के बिना कोविड के पेशेंट को बचाना बड़ा मुश्किल है। वर्ल्ड ओवर में कोविड के पेशेंट बचे हैं ऑक्सीजन की वजह से। स्टीरॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डबल कंट्रोल ब्लाइंड स्टडीज हो गई हैं जिन्होंने दिखाया कि स्टीरॉइड जीवन रक्षक हैं। ठीक है, थोड़े से साइड इफेक्ट कुछ भी दवाइयों के होते हैं, लेकिन ये जीवन रक्षक हैं। इनकी वजह से दूसरी आपत्ति हमारी क्या है, डॉक्टर टर करके आपने बताया कि वो अपने आप को भी बचा नहीं पाए। ये बहुत बड़ी बात है। 1000 डॉक्टर की मृत्यु हो गई दोनों डोज लेने के बाद। ये स्टेटमेंट ही गलत है। हमारी आपत्ति यह है, जब आपके पास आंकड़े नहीं है आप गलत स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं। 1000 डॉक्टरों की मृत्यु नहीं हुई है और 1000 डॉक्टरों ने 2 डोज नहीं ले रखी थी। दुखद मृत्यु हुई है 513 डॉक्टरों की, उसमें से मेजॉरिटी ने किसी वजह से वैक्सीन नहीं ले रखी थी। वैक्सीन की प्रोटेक्शन बड़ी जबरदस्त है, 0.06% चांसेस रह जाते हैं अगर आपने वैक्सीन लगा रखी है सीरियस बीमारी होने के। ये तथ्य सामने आ गया। वैक्सीन ही एक हमारे सामने विकल्प है। अगर आप ये मैसेज पब्लिक में देंगे तो क्या ये गलत मैसेज नहीं है? जो लोग भ्रमित नहीं होंगे? आपके भक्त लोग वैक्सीन से दूर नहीं भागेंगे क्या? कि डॉक्टर तो वैक्सीन लगाने के बाद में बच नहीं पाए हैं, तो और पब्लिक तो क्या बच पाएगी? तो हमारी जो मेन चीज है ये पब्लिक हेल्थ। एक तरफ तो हमारे डॉक्टर जो हैं वो पीपी किट पहन के शहीद हो रहे हैं, रोज के 5-6 डॉक्टर मर रहे हैं हमारे। उनके परिवारों को देखो क्या है, क्या वो उपहास के पात्र बनेंगे? दूसरी चीज ये है जो एलोपैथी, ये आयुर्वेदिक और एलोपैथी की बिल्कुल लड़ाई नहीं है। मैं दोबारा से क्लियर कर दूं, आयुर्वेदिक की हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, ये आयुर्वेदिक और एलोपैथी की लड़ाई नहीं है। कुछ लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं, कुछ लोगों ने इसको राजनीतिकरण भी देने की कोशिश की है कि शायद क्रिश्चियनिटी में। अरे भैया, आईएमए 4 लाख डॉक्टरों की एसोसिएशन है, ये क्या क्रिश्चियनिटी कन्वर्ट करने के लिए बैठी हुई है? ये सब चीजें जो है डाइल्यूट की जा रही हैं। इसमें सीधी सी बात है, इस वक्त मौजूदा स्थिति ये है, 1000 करोड़ का आईएमए ने, हमारे आईएमए के पूर्व अध्यक्ष भी बैठे हैं, मैं भी आईएमए के अंदर पास सेक्रेटरी रहा हूँ। इस वक्त 3-4 जगह पर सीरियस पुलिस की कंप्लेंट्स दे रखी हैं इन लोगों ने, और साथ में डिफेमेशन का नोटिस दे रखा है। और ये मामला जो है डेफिनेटली प्रॉपर जो कानून है, देश का व्यवस्था, उसके पास जाना चाहिए। ये मेरी और आपकी डिबेट से तो सॉल्व होने वाला नहीं है। आप ये बताइए, जो लोग मर गए हैं, जिनके परिवारों के ऊपर, उनके ऊपर क्या बीत रही है? आपने कभी ये सोचा उनके परिवारों के ऊपर क्या बीत रही है? डॉक्टर टर बनेंगे, आप फ्यूचर जनरेशन को क्या रहे हैं? ठीक है, मैं आचार्य विक्रमादित्य के पास चलता हूं। वो खुद आयुर्वेद की विधि से उपचार करते हैं। क्या ये विवाद उचित है? और उन्होंने कहना, डॉक्टर मलिक का कहना है कि बाबा रामदेव ने उन डॉक्टर्स का अपमान किया, गलत आंकड़े दिए जिनकी डेथ हो गई थी। आपका क्या मानना है आचार्य विक्रमादित्य?
दीपक जी, सबसे पहले तो एक बात समझें कि जिस प्रकार से ये पूरा विवाद बनाया जा रहा है, बाबा जी ने कोई बात बोली रामदेव जी ने, और उसके बाद जो उनका विरोध हुआ, उसके बाद उन्होंने एक रिटर्न अपॉलॉजी दे दी। रिटर्न अपॉलॉजी देने के बाद मुझे लगता है विवाद शांत हो जाना चाहिए था। जो भी उन्होंने अपशब्द बोले उसके पूरी तरह से कोई भी उनका साथ नहीं देता, परंतु ये सारा विवाद और पूरे देश में जितने डॉक्टर्स ने काम किया, हम दिल से, बिल्कुल पूरा भारत, हर व्यक्ति पूरे दिल से उनका पूरा सम्मान करता है। डॉक्टर्स ने जिंदगी बताई, परंतु ये सारा विवाद है रामदेव जी की जो सेकंड जो लेटर है, उन्होंने 25 क्वेश्चन जो पूछे हैं उसके ऊपर। जिस प्रकार का माहौल जो बना है, ये उनका जवाब ना होने के कारण से ये पूरा विवाद आईएमए की तरफ से खड़ा किया जा रहा है। जिस प्रकार से ये कॉमर्शियल, जिस प्रकार से लूट लगातार हॉस्पिटल्स के द्वारा इस कोरोना काल में की गई, मुझे नहीं दिखाई देता कि किसी भी डॉक्टर ने, किसी भी पढ़े लिखे डॉक्टर ने सामने आकर उसका विरोध किया हो कि पिछले 1-1.5 साल में, जब से ये कोरोना शुरू हुआ 1 साल से, तब से 30-30 लाख, 40-40 लाख के बिल्स तैयार किए गए। मेरे पास लिस्ट है, मेरे पास लिस्ट है उन पेशेंट्स की जिनके हर रोज के 70-70 हजार रुपए के बिल रेज किए गए हैं। तब कोई डॉक्टर नहीं आता कि ये गलत है, गलत हो रहा है। जिस प्रकार से फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए, देखिए कोरोना केवल हिंदुस्तान में नहीं है, पूरे विश्व में कोरोना का भयावह वातावरण है, वहां भी इलाज किए गए हैं, परंतु जो इलाज भारत में किया जा रहा है, जितना गरीब देश होने के कारण कितना ज्यादा बिल बनाया जा रहा है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मेरे पास लिस्ट है। कोई कहे यहां पर बैठ के, बहुत सारे हमारे पढ़े लिखे डॉक्टर कहेंगे ऐसा कुछ नहीं होता। मैं लिस्ट दे देता हूं आपको कि 15 से लेकर 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए तक के बिल नॉन वेंटिलेटर, आईसीयू नॉन वेंटिलेटर चार्जेस करके बिल में डिटेल्स लिख दी जाती है और पूरा का पूरा बिल बना के दे दिया जाता है। आज सवाल इस बात पर है कि आयुर्वेद को लगातार हाशिए पे खड़ा किया जाता है। एक पुरानी सेइंग है, मैं आपको बताता हूं कि एलोपैथिक डॉक्टर्स किस प्रकार से योग और आयुर्वेद को परेशान करते हैं। एक पुरानी सेइंग दीपक जी आपने भी सुना होगा कि योगा इज अ ब्रेड बटर फॉर द ऑर्थोपेडिक सर्जन, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, कि टांग तुड़वा के आइए और हमारे पास, हम अपने आप योग करिए और टांग तुड़वा के आइए, हम आपका इलाज करेंगे। उसके बाद किस प्रकार का वातावरण बनाया जा रहा है। ये लगातार आयुर्वेद को हाशिए पर रखने का एक ऑर्गेनाइज वे में काम किया जा रहा है। दूसरा, इस वक्त आईएमए के जो चेयरमैन है, उनके लगातार क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के जो बयान है, किस प्रकार से योग और आयुर्वेद के खिलाफ उनके बयान है, वो साफ साफ दिखाते हैं कि ऑर्गेनाइज कॉन्स्पिरेसी है। पूरा विश्व भारतीय आयुर्वेद को एक तरह से आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। वो चाहते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके पेटेंट हो जाएं। अमेरिका में नीम, हल्दी, हमारी जितनी आयुर्वेदिक औषधि हैं उनको पेटेंट करने की होड़ लगी है। और यहां पर लगातार जिस प्रकार से फार्मास्यूटिकल कंपनीज और बहुत सारी जो मल्टीनेशनल्स हैं, उन लोगों ने, चाहे मैं कहूंगा टूथपेस्ट वाली कंपनीज है, चाहे कोई भी कंपनीज है, उन सब ने एक ऑर्गेनाइज में योग और आयुर्वेद को दबाने का काम किया है। क्योंकि बाबा रामदेव के योग प्रमोशन के बाद से, आयुर्वेद के प्रमोशन के बाद से इनकी सेल्स में भी फर्क पड़ रहा था और इनको यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि लोग आयुर्वेद की महत्ता समझ रहे हैं। मैं रवि मलिक जी का सम्मान करता हूं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन लोग आयुर्वेद की महत्ता समझ रहे हैं। मैं डॉक्टर रवि मलिक के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे डॉक्टर राजेंद्र शर्मा के पास जाना है। डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, क्या ये विवाद वो विवाद है कि भाई कौन बड़ा, आयुर्वेद बड़ा या एलोपैथ बड़ा? और आप पर आरोप लग रहा है कि जब एक बार खेद जताकर माफी मांग ली गई थी तब तो विवाद होना ही नहीं चाहिए था, और यह विवाद इसलिए है क्योंकि इसके जड़ में कोरोनिल है। ऐसे है दीपक जी, पहली बात, योगी जी हैं, आचार्य जी हैं, आयुर्वेद आचार्य गंगाराम हॉस्पिटल में हैं, डॉक्टर पवन सिन्हा हैं, माननीय डॉक्टर रवि मलिक हैं, डॉक्टर DR राय हैं, ठीक है, हम हैं तो सारे भारतीय। अब ये आचार्य जी कहते हैं इनके पास, योग गुरु जी कह रहे हैं मेरे पास 40-40 लाख के बिल हैं। बिल्कुल ठीक है, ये कभी झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि योगी हैं। योगी बनने के लिए बहुत ज़्यादा तप करना पड़ता है, बहुत ठीक बात है, परंतु ये शायद एक बात भूल रहे हैं, इन्होंने फार्मा इंडस्ट्री का, अब गुरुजी बोल तो लेने दो ना, पहले बोलने देते हो ना आप बोलने देते हो। आपकी बारी है, आपने पूरा बोला ना। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को आपको कोई नहीं टोक रहा डॉक्टर शर्मा। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को लाइसेंसिंग कौन देता है? भारत सरकार। योग, आयुर्वेद
वो सबसे ज्यादा बढ़ावा किसने दिया? प्रधानमंत्री जी ने। ये तो प्रधानमंत्री जी का वो क्रेडिट भी ले रहे हैं। क्या आप मुझे बताएंगे, मैं इस पूरे पैनल और हाउस से पूछना चाहता हूं कि योग सिर्फ रामकृष्ण यादव ने किया है? क्या किसी को इतिहास नहीं पता? बिहार कर्मस्थली थी योग की। आचार्य धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने सबसे पहले योग का लेके आए, बताना शुरू किया और केंद्रीय विद्यालय में उनके अध्यापक अपॉइंट किए गए। आप मुझे एक बात बताइए, योगी बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है, और दूसरा योगाचार्य जी, ये व्यवसाय है कि नहीं है? ये एक दूसरी फार्मा इंडस्ट्री है कि नहीं है? मुझे ये बता दीजिए। लड़ाई हमारी काहे की है? अब ये गंगाराम से हमारे आयुर्वेदाचार्य बैठे हैं, ये वहां मॉडर्न मेडिसिन का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। सर आप कहाँ हैं? सर गंगाराम में है। सर आपकी कोई मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर के साथ लड़ाई होती है? सर मैं आपसे पूछ रहा हूं सवाल, लड़ाई का मुद्दा खड़ा किया जाए। नहीं ठीक है, मैं उनके बाद भी जाऊंगा, लेकिन जवाब डॉक्टर पवन सिन्हा जी से ले लेते हैं। आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि अस्पतालों ने 40-40 लाख के बिल क्यों निकाले। क्या आईएमए की उसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं थी डॉक्टर राजन शर्मा? सर जिम्मेदारी सरकार की है, रेमडेसिविर की, सबकी, हर एक जगह रेगुलेशन। आप हॉस्पिटल को जाके देखिए, आईएमए इज ए बॉडी ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर की संस्था है, पर बिल में सीटी स्कैन के रेट फिक्स किए, दवाइयों के रेट फिक्स किए, किसने किए? आप तो जर्नलिस्ट हैं, शोध करते हैं, आपको पता है ना कि ये सारा भारत सरकार के हाथ में। किस राज्य में कितनी वैक्सीन? कोरोना से इलाज के भी रेट फिक्स हो जाने चाहिए थे, ऐसे बिल क्यों बने? सरकार ने किए, क्यों नहीं किए? और 40 लाख के बिल, 70% डॉक्टर जो छोटे शहरों में बैठा हुआ, आपको भी पता है, जो आईएमए के सदस्य है, उसको 70 लाख नहीं, जिस 70 लाख की ये बात करते हैं, वहां के इनके सारे नेता वहीं जाते हैं। 70 लाख का बिल किसी छोटे शहर में मुझे बना के दिखा दो। नेताओं से नहीं चार्ज किए जाते इतने पैसे डॉक्टर साहब, नेताओं से नहीं चार्ज किए जाते इतने पैसे। मुझे बताइए, तमाम हॉस्पिटल्स ने सारी इंश्योरेंस एजेंसीज के बिल पास नहीं किए। इंश्योरेंस के लोगों से साफ साफ कहा गया इमरजेंसी में जो जा रहा था कि भैया तुम्हारी पॉलिसी नहीं चलेगी, हम डायरेक्टली कैश में आप डील करेंगे। आप ये बात कही गई डॉक्टर हॉस्पिटल में, तब कोई डॉक्टर आवाज नहीं उठाता। हॉस्पिटल डॉक्टर्स चलाते हैं, डॉक्टर्स वहां बैठते हैं, डॉक्टर्स भी उसका पार्ट है। अगर करप्शन में उनको उसका हिस्सा मिल रहा है तभी वो चुप बैठे हैं। मुझे बताइए, क्या आपके एथिक्स उस वक्त कहाँ गए थे कि जब अननेसेसरी चार्ज किया जा रहा था? इस कोरोना आपत्ति काल में जितने हैवी बिल्स बनाए गए, मैं सारे डॉक्टर्स को नहीं कह रहा हूं, कुछ तथाकथित जितने ज्यादा हैवी बिल बनाए गए हैं। और एक बार बताइए, एनएबीएच एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स के अंदर एक नॉर्म होता है कि आपने एक एफिडेविट फाइल किया था कि जब आपके फार्मेसी में जो मेडिसिन नहीं है, यू विल नॉट प्रिस्क्राइब दैट मेडिसिन। उसके बाद भी प्लाज्मा के लिए कैसे डॉक्टर्स ने पेशेंट्स को बता दिया कि भैया लेके आओ, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए कहा गया भैया हमारे पास खत्म है, आप लेके आओ। क्या कर रहे थे आप लोग? जबरदस्ती। पूरे विश्व में जिस प्रकार से जिन मेडिसिन का उपयोग किया जा रहा था उनका नहीं उपयोग कर रहे थे, अननेसेसरी जो बैन मेडिसिन है जिनका उपयोग WHO कहता है कि नहीं, जरूरत नहीं है, उन लोगों का उपयोग कर रहे थे केवल जो पेशेंट्स को हरास करने के लिए और उनसे पैसे की उगाई करने के लिए। किस दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में मैं आपको साफ साफ समझाता हूं, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल कोई इंश्योरेंस पॉलिसी को नहीं ले रहा है, और साथ साथ कोई पैनल के डॉक्टर्स नहीं काम कर रहा है, पैनल भी उनको नहीं रहा है। इशू गंभीर है, हंसने लायक नहीं है। डॉक्टर राजन शर्मा, इशू गंभीर है, हंसने लायक नहीं है। उन्होंने भी एक पॉइंट उठाया जो उनके पास पहुंचा। मेरे को एक पॉइंट बोलने दीजिए। इन्होंने इतने भारी इल्जाम लगा दिए, तुम्हारे पास दवाइयां नहीं है, तुमने गलत दवाइयां दे दी। डॉक्टर मलिक, मैं आ रहा हूं आपके पास, पवन गुरुजी के पास जाके सीधे आपके पास आऊंगा। डॉक्टर राजन शर्मा का आवाज नहीं मिल रहा। पवन गुरुजी, क्या ये कंसर्न होना चाहिए जो बिल बने, और क्या जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट था कोरोना के लिए, क्या कोरोना के काल में आम लोगों को लूटा नहीं गया? आपका क्या परसेप्शन है इसको लेकर?
बिल्कुल, बिल्कुल स्पष्ट है मेरा परसेप्शन। दोनों तरीके से बहुत बड़ी गलती हुई है। पहली चीज़ तो जिसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं, इलाज के लिए एक सर्टेन प्रोटोकॉल होता है, उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया गया। कई जगह गवर्नमेंट खास तौर से यूपी गवर्नमेंट की मैं बात बता रहा हूँ, अखबारों की रिपोर्ट है ये कि कई जगह गवर्नमेंट तक को कंफ्यूजन में रखा गया कि बेड नहीं है, वो बेड खाली थे। वो क्या करे थे, जब गवर्नमेंट की सख्ती हुई तो फिर बेड खाली कैसे हो गए। उसके बाद स्टेरॉइड्स को लेकर एक सर्टेन प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल का फॉलो क्यों नहीं किया गया। अब मैं एक जनता के रूप में आवाज उठाता हूं। मैं आचार्य विक्रमादित्य, हम सब जनता है, हम जनता के रूप में पूछ रहे हैं, तो वहां आईएमए कैसे ये कह सकता है ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आईएमए ये कैसे कह सकता है कि मेरी जिम्मेदारी मेरे केवल मेंबर डॉक्टर्स के प्रति है? नहीं है, उनकी जिम्मेदारी मेडिकल प्रोफेशन के प्रति है और उसका उल्लंघन हुआ है। भयंकर बिल्स जनरेट हुए हैं और इस पर अगर इंक्वायरी कराई जाए तो मैं बता रहा हूं कि कुछ डॉक्टर्स, सारे डॉक्टर्स नहीं, मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं उन डॉक्टर्स को जिन्होंने दिन रात लगा दिए। हमारे साथ 200 डॉक्टर से ज्यादा खड़े हुए थे 7,500 लोगों की मदद करने के लिए, तो मैं उनको तो हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे थे जहां पर इस तरीके से बिल्स रेज किए गए कि आम जनता के लोगों का घर तक बिक सकता था या बिका भी होगा। तो दोनों तरफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब इसमें यदि किसी ने कहीं कोई क्वेश्चन उठा दिया, आप सब नाराज हो गए, आईएमए के मेरे फ्रेटर्निटी के लोग, मेरे आदरणीय डॉक्टर्स सब नाराज हो गए, ठीक है, अब वहां माफी मांगी तो बात को खत्म कीजिए। इस मसले में भी प्राइम मिनिस्टर को यदि हम ले आएंगे तो हर चीज में प्राइम मिनिस्टर, मेरे ख्याल से इस मुद्दे का अंत होना चाहिए। नहीं तो ये मुद्दा उछला तो ये सीधा जाएगा। एक बहुत बड़ा नेटवर्क पूरी दुनिया में काम करता है और उस नेटवर्क के बारे में नाउ इट्स एन ओपन सीक्रेट, सब जानते हैं कि फार्मा नेटवर्क कैसे काम करता है, किस तरीके से दवाइयाँ आती हैं, कितनी सस्ती आती हैं, कितनी महंगी बिकती हैं। प्रधानमंत्री की जो जेनेरिक मेडिसिन योजना है उसने ये बात दिखा दी अब लोगों को, इसलिए अब लोग भी प्रश्न करने लगे हैं। तो मैं दोनों ही ग्राउंड्स पे, मॉरल ग्राउंड्स पर भी और बिजनेस ग्राउंड्स पे भी इसको मानने से इनकार करता हूं कि आईएमए ने सही किया। ठीक है डॉक्टर डीएस राय, मैं आपसे जानना चाहता हूं और मेरा बड़ा सीधा सवाल है, ठीक है भाई, आपकी अदावत हो गई, आपने डिफेमेशन का केस कर दिया, लेकिन देशद्रोह का मुकदमा क्यों? क्या काम कर दिया बाबा रामदेव ने जो देशद्रोही है? दीपक जी, देशद्रोही वाली बात अगर आप कहते हैं तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चालू किया मास्क वैक्सीनेशन का, उसके ऊपर आपने सवाल उठा दिया, लोगों को कहते रहे कि आपको वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये प्रोटोकॉल जो विश्व में भर में दिए गए, ये प्रोटोकॉल हमको आईसीएमआर ने दिए, ये प्रोटोकॉल हमको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन साइंस ने दिए, और उस प्रोटोकॉल के ऊपर आप बहस करके कह रहे हैं कि डॉक्टरों को कुछ पता नहीं है। आप उस सरेआम जो भी चीजें दी गई आप सरकार को ही चैलेंज कर रहे हैं। जो सरकार ने एक रूल्स रेगुलेशन, ये प्रोटोकॉल दिए, आप उसको चैलेंज करेंगे। अब जो वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है उसके ऊपर आप क्वेश्चन उठाएंगे तो देशद्रोह की बात भी तो क्या है? देखिए, आप इस झगड़े को आप दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये बेकार की बातें हैं। बाबा रामदेव जी को अपनी चीजें बढ़ाने के लिए हमारी एलोपैथी के ऊपर बदनाम करने की कोशिश की गई है। और दूसरी बात कह दूं, हमने आयुर्वेद का हमेशा आदर किया है क्योंकि ये 5,000 वर्ष पुरानी पद्धति है। कभी भी हमने आयुर्वेद के बारे में कुछ नहीं बोला है। हर डॉक्टर आज की तारीख में कोरोना के अंदर भी लिख रहा है कि भाई आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहिए। हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज खुद कहते हैं, वो किसको प्रमोट कर रहे हैं? लेकिन ये कहना कि डॉक्टर के पास डॉक्टर के पास इलाज ही नहीं है, उसके 1000 डॉक्टर मर गए, उसका ये कर गया, अगर वो ये नहीं कर सकते। आप इस वक्त पूरा विश्व इस एलोपैथी की वजह से, आज जो आप पेंडेमिक को हम बचा रहे हैं उसकी वजह से बच रहे हैं, और आप आज एक भ्रम फैला रहे हैं जनता के अंदर कि इन दवाइयों से आप नहीं बचने वाले। चलो मैं बाबा जी से ही पूछ लेता हूँ कि बाबा जी देखिए,
पहली चीज तो मैं किसी को आक्षेप न करा के विक्रमादित्य जी बैठे हैं जो बहुत बहुत धर्माचार्य गुरुचार्य हैं, वो कभी भी सड़क के ऊपर आके इस प्रकार की योग की प्रदर्शन नहीं किया करते। ही इज ए फिजिकल इंस्ट्रक्टर, ही इज ए फिजिकल इंस्ट्रक्टर जो कि सरेआम 5-5 हजार आदमियों को कसरत कराता है। कोई भी वेदाचार्य, कोई भी आचार्य, कभी भी उसका एक पद्धति होती है उसको बैठ के वो सिखाने की। योग का मतलब होता है कि आपका भगवान के साथ डायरेक्ट फेमस हो रहा है तो इसमें गलत क्या है भाई? किस हिसाब से इमोरल या इलॉजिकल है मुझे बताइए ना डॉक्टर राय, किस हिसाब से इमोरल या इलॉजिकल है? ये कॉमर्शियलाइजेशन, योग का सार्वजनिक प्रदर्शन क्या गलत है? ये कॉमर्शियलाइजेशन है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ये कॉमर्शियलाइजेशन है। नहीं, अगर कमर्शियलाइजेशन है तो क्या गलत है? अगर आदमी को आरोग्य मिल रहा है और कमर्शियलाइजेशन है तो गलत क्या है? जागरूकता फैलाई है, समाज के अंदर जागरूकता फैलाई है, हम उनके आभारी हैं। हम आज भी कहते हैं कि लोगों को ये सिखाया, हम उसके आभारी हैं। डॉक्टर साहब, कहीं बुराई नहीं करते। क्रोसिन का ऐड टीवी पे आता है, क्यों आता है? डॉक्टर साहब, क्रोसिन का ऐड टीवी पे आना ठीक है क्या? डॉक्टर साहब जी, ये क्रोसिन का ऐड टीवी पे आता है, वो कमर्शियलाइजेशन नहीं है। डिस्प्रिन का ऐड टीवी पे आता है, वो कमर्शियलाइजेशन नहीं है। उसका तो आईएमए ने कभी विरोध नहीं किया। उसका विरोध क्यों नहीं किया आईएमए ने? ये जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है अपने पेटेंट गुड्स को प्रमोट करती है और एक तरह से वो बहुत गलत है। अगर सेल्फ लोग ट्रीटमेंट करना शुरू कर दें उसका क्या होगा? जी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। नहीं, उसका तो विरोध क्यों नहीं किया? आचार्य ने आज तक एक भी प्रोसेशन नहीं किया उसके बारे में। अरे जब एथिक्स की बात हो रही तो पूरी तरह से बात की जाए ना डॉक्टर साहब। ठीक है, मैं रवि मलिक साहब के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले लिली गुप्ता मुझे दर्शक जयपुर से जुड़ गई है। लिली, क्या कहेंगी, क्या आईएमए ठीक है या बाबा रामदेव? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकती कि कौन ठीक है और कौन नहीं, इसका फैसला तो आप लोग स्वयं ही कर लीजिए। इन लोगों की बहस से ना ये जरूर समझ में आ रहा है कि ये बहस का मुद्दा है ही नहीं। इतना नॉनसेंस टॉपिक, वो भी कोरोना के काल में, जब हम सबको एक साथ मिलकर लड़ने की जरूरत है। हम आपस में लड़ रहे हैं, एलोपैथी ठीक है, आयुर्वेद ठीक है, और अगर मेरा पर्सनल मानना है तो मैं कहूंगी हाँ, आयुर्वेद ज्यादा ठीक है। उसका रीजन है नो साइड इफेक्ट, नंबर 1। तो डॉक्टर इस बात को कह रहे हैं कि ये जो स्टेरॉइड हैं इनके असर होते हैं। खुद ये क्या कह रहे हैं कि हाँ, थोड़े बहुत स्टेरॉइड के असर होते हैं। मैं कह रही हूँ थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज्यादा स्टेरॉइड के असर होते हैं, और इतना ज्यादा असर होते हैं कि जो पर्सन जिसका शुगर लेवल हमेशा कम रहा करता है नॉर्मल से, उनका शुगर लेवल 300 पे जा रहा है। आप इनको फिर इंसुलिन दे रहे हैं, फिर पता चला कि आप इस चीज के लिए भी नया इलाज करेंगे। पर्सन है जो रिकवर नहीं हो रहा है। खुद डॉक्टर्स कह रहे हैं कि प्राणायाम जरूरी है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो। तो जब तुम्हारा कोई विरोध ही नहीं है इस योग से, तो क्या जरूरत आ रही है कि आप उसका विरोध करें? रही क्वेश्चन पूछने की बात, बाबा रामदेव ने 25 क्वेश्चन पूछे। अरे क्वेश्चन पूछना तो राइट है, ये तो बाबा रामदेव के लिए नहीं, ये पूरे जितने भी लोग हैं हमारे भारतीय नागरिक हैं, हमारा राइट बनता है क्वेश्चन पूछना। आपको नहीं जवाब देना है, आप मत दीजिए। अगर आपके पास सवालों के जवाब है, आप दीजिए। ठीक है, मैं आप ही के सवाल को डॉक्टर रवि मलिक के पास ले जाता हूँ। लिली जी सुनिए, मैं आप ही के सवाल को डॉक्टर रवि मलिक के पास ले जाता हूँ। रवि मलिक जी, मुझे ये बताइए, ये बाबा रामदेव को बिल्कुल गलत नहीं मान रही, और दो ये डॉक्टर्स तो खुद कह रहे थे ना, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, अपने फेफड़ों को मजबूत करो। यहाँ पर तो योग का इस्तेमाल आप लोग भी कर रहे थे कोरोना टाइम में। दीपक जी, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा, जितने भी पैनलिस्ट बैठते हैं, थोड़े से मैं स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करूं तो माइंड ना करें। वो आचार्य विक्रमादित्य जी की मैं बड़ा आदर करता हूं और मेरे बड़े पर्सनल मित्र हैं। टेकिंग नथिंग पर्सनली, मैं आपको बताना चाहूंगा हमें ऑब्जेक्शन कहां पर है। अभी तक हमें यही नहीं पता चला ऑब्जेक्शन कहां पर है। ऑब्जेक्शन इस बात पे है कि गवर्नमेंट ने, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने, ICMR ने और एम्स ने प्रोटोकॉल निकाल के डॉक्टरों को दी। ये डॉक्टर DR राय की प्रोटोकॉल नहीं है, डॉक्टर रवि मलिक की प्रोटोकॉल नहीं है। दिस प्रोटोकॉल हैज बीन हैंडेड ओवर टू अस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने हमें प्रोटोकॉल दी कि आप स्टीरॉइड्स दीजिए, एंटीबायोटिक्स दीजिए, और वो प्रोटोकॉल है, मैं आपको प्रोटोकॉल पूरी बता दूंगा। बड़ी सिंपल सी प्रोटोकॉल है, उसमें उन्होंने रेमडेसिविर लिखी हुई है। ये मैं बताना चाहूंगा क्योंकि हमारे जो पैनलिस्ट बैठे हैं उन्हें नहीं मालूम है। ये अभी 2-3 जब बाबा रामदेव ने ये स्टेटमेंट दिया है, हमारे पास में प्रोटोकॉल है, रेमडेसिविर भी है, उसमें स्टीरॉइड भी है,
और उसमें एंटीबायोटिक भी हैं। इन सबके प्रोटोकॉल डॉक्टर साहब कब किस लेवल पे देने की बात की गई है, किस लेवल पे देने की बात की गई है, कब देने की बात की गई है? प्राइमरी लेवल पर, मॉडरेट लेवल पे देने की बात की गई है, लेकिन मॉडरेट लेवल के बाद क्या करेंगे आप? मॉडरेट लेवल के बाद भी आप दिए जा रहे हैं, उसको जबरदस्ती दिए जा रहे हैं। मॉडरेट लेवल पे, बिगनिंग लेवल पे आप रेमडेसिविर दे सकते हैं, उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। डॉक्टर तो हम समझ नहीं पाएंगे इस डिबेट को, समझ नहीं पाएंगे। कह रहे हैं, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये प्रोटोकॉल भी सरकार ने हमारे, आप प्लाज्मा थेरेपी स्टार्टिंग लेवल पे दे सकते हैं, बट बियॉन्ड दैट वो उसका कोई यूज ही नहीं है। सुन लीजिए प्लीज, आचार्य जी सुन लीजिए, आपके पास लोग यूज कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं हम नहीं गलत। अब मैं बोलता हूँ, मैं बताता हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वो सब समझ के सुनिए तो सही। हमारी प्रोटोकॉल दीपक जी दे रखी है जिसमें स्टीरॉइड है, आज भी उसमें स्टीरॉइड लिखे हुए हैं। आज भी सरकार की प्रोटोकॉल में स्टीरॉइड लिख रखे हैं। आज भी सरकार की प्रोटोकॉल में बुखार से उतारने वाली दवाई लिखी हुई है पैरासिटामोल। आज भी सरकार की प्रोटोकॉल में एंटीबायोटिक लिखे हुए हैं। और एक व्यक्ति कहता है कि स्टीरॉइड फेल है, एक व्यक्ति कहता है एंटीबायोटिक मुझे बीमार होगा एक व्यक्ति कहता है आज भी उस प्रोटोकॉल में ऑक्सीजन लिखी हुई है, लेकिन एक व्यक्ति इस धरती के ऊपर है जो आके कहता है ये सब फेल है। विरोध कौन कर रहा है? क्या ये सरकार के कोई विरोध नहीं कर रहा है, क्या ये एपिडेमिक एक्ट के अंदर ये व्यक्ति उसका तो विरोध करेंगे साहब। विशेष है, क्या ये व्यक्ति जो है सरकार के खिलाफ नहीं जा रहा है? एपिडेमिक एक्ट क्या कहता है कि आप किसी को भ्रम नहीं फैलाएंगे? क्या ये व्यक्ति भ्रम नहीं फैला रहा? स्टीरॉइड फेल है, सरकार कहती है स्टीरॉइड दो, डॉक्टर्स कहां जाएं? बाबा रामदेव कहते हैं स्टीरॉइड फेल है, सरकार कहती है पैरासिटामोल दो, फांसी पे चढ़ाएंगे। मुझे बताइए फांसी पे चढ़ा देंगे क्या? एक उन्होंने एक रामदेव जी ने गलत बात बोली, मुझे ये बताइए कि डॉक्टर कहां पर जाए? मांगी, उसके बाद क्या हम इंटरनेशनली भी यूएसए में, यूके में उपहास के पात्र बन चुके हैं। इस वक्त हम यूएसए, यूके जहां पे एलोपैथी मेडिसिन मानी जाती है, वो भी हैरान है कि एक व्यक्ति है हिंदुस्तान में जो कह रहे हैं कि स्टीरॉइड नहीं देने चाहिए। मैं आप दोनों को रोकता हूं। है आचार्य विक्रमादित्य रिक्वेस्ट बीच में ना बोले, सबको वक्त मिलेगा। मैं डिबेट में सबको वक्त देता हूं। सीधे मैं डॉक्टर परमेश्वर राय के पास चलता हूं। परमेश्वर राय साहब, आप गंगाराम हॉस्पिटल में काम करते हैं, आप एक अनोखे ब्रिज में काम करते हैं आयुर्वेद और एलोपैथिक के। क्या आप इस विवाद को गैर जरूरी मानते हैं? देखिए दीपक जी, आपने बहुत देर बाद मुझे बोलने का मौका दिया, लेकिन पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि अब मैं पिछले 6 महीने से गंगाराम में नहीं हूँ। मैंने 15 साल अपने गंगाराम में प्रैक्टिस की एज ए कंसल्टेंट आयुर्वेद। अब मैं आपको कुछ फैक्ट बताना चाहूंगा कि एक वर्ड होता है सुपीरियरिटी। ये जो हमारे एलोपैथिक डॉक्टर हैं या हमारी जो आईएमए संस्था है, ये इस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो एक कहना चाहिए कि उस फिनोमिनन से इतने ग्रसित हैं कि इनको बिल्कुल नागवार गुजरता है। इनसे कोई सवाल पूछ ले, अगर इनसे सवाल नहीं पूछ सकते, ये बिल्कुल कड़वा सच है कि इनसे सवाल पूछना इनको इतना नागवार गुजरा कि इन्होंने पूरे भारत में जो है तहलका मचा कर रख दिया। और सच बात यह है, कड़वी बात यह है कि ये आयुर्वेद को दोयम दर्जे का मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई भी हेजिटेशन नहीं है मुझे बोलने में। और दूसरा, ये सरकारों को भी इतना कंफ्यूज करते हैं कि ये जो प्रोटोकॉल जो बनाते हैं, ये मंत्री थोड़ी बनाता है, ये कोई सीएम थोड़ी बनाते हैं, ये पीएम थोड़ी बनाते हैं। इन्हीं अंग्रेजी डॉक्टर्स की राय से जो ये बनता है और इनके प्रोटोकॉल में इतनी कमियां हैं। मैं आज इस खुले मंच से बताना चाहता हूं कि इनके प्रोटोकॉल के कारण लाखों जाने गई, इनके प्रोटोकॉल के कारण करोड़ों लोगों को साइड इफेक्ट हुआ। अगर आयुर्वेद को आगे बढ़ा करके ये इस महामारी से भिड़ने में आयुर्वेद को पहली और दूसरी स्टेज में रखे, हमारे पास, मैं परमेश्वर जी आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, हमारे पास प्रिवेंशन। देखिए मलिक साहब, मैं बोला नहीं बीच में, पिछले 20-25 मिनट से मैं शांत बैठा था। डॉक्टर मलिक प्लीज, मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप सुनिए। ये प्रोटोकॉल कोई मंत्री नहीं बनाता, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाता। आप लोगों को आगे करके आप लोग उनको जो भी सजेशन देते हैं उसके आधार पे आपको इज्जत दे करके उसको साइन कर देते हैं। आप लोगों ने मिसगाइड किया, सरकारों को मिसगाइड किया, पूरे देश को मिसगाइड किया, ये प्रोटोकॉल गलत बनाया। और आप बात करते हैं एविडेंस बेस्ड, सरकार की प्रोटोकॉल गलत है। मलिक साहब बीच में बोलिए, मलिक साहब एक मिनट सुन लीजिए प्लीज। आप कहते हैं कि आयुर्वेद में एविडेंस नहीं है, आपके एविडेंस क्या है? हमारी जो साइंस है वो आज तक अकाट्य है। आयुर्वेद को पिछले 5000 साल में एक जगह भी ये नहीं कहा गया कि आयुर्वेद में ये लिखा है, ये गलत निकला। और
आपने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन फर्स्ट वेव में इंट्रोड्यूस की, ड्रग ऑफ चॉइस बना दी, अमेरिका तक ने इंपोर्ट किया, बाद में वो कहां गायब हो गई पता नहीं। आपको पता है कितने लाख लोगों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से नुकसान पहुंचा है। फिर आपने इस वेव में आइवरमेक्टिन दिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है आइवरमेक्टिन मत दीजिए, लेकिन आप देते रहे। आपने फर्स्ट वीक में लोगों को 4 बार क्रोसिन खिलाई। बॉडी का अपना सेल्फ मैकेनिज्म है हीट जनरेट करके वायरस को खत्म करना। आपने बॉडी में वायरल लोड बढ़ाया, आपने देखा क्यों उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी, क्यों उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, केवल फर्स्ट वीक में आपके गलत प्रोटोकॉल के कारण। जो डॉक्टर्स ने सरकार को कहा, सरकार डॉक्टर नहीं होती, तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ना आपके मेडिसिन एविडेंस भेज जाए, ना आपके रिसर्च एविडेंस भेज जाए, केवल और केवल सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित आप लोग हैं। आयुर्वेद को 2 दर्जे का कहते हैं, और अगर आयुर्वेद में जड़ मजबूत ना होती, घर घर में आयुर्वेद ना पहुंचा होता, जन जन के पास आयुर्वेद ना होता, तो आयुर्वेद के अस्तित्व को आप खत्म करने में 1 सेकंड ना लगाते। हम आज अगर हैं तो केवल और केवल आपकी सहूलियत, एविडेंस की बात करते हैं सर। ये बताइए 5000 साल पहले अर्जुन को कार्डियोटोनिक बिना रिसर्च के लिख दिया गया, तुलसी को एंटीवायरल बिना रिसर्च के लिख दिया गया, हल्दी को एंटीसेप्टिक बिना रिसर्च के लिख दिया गया। मतलब हमारे रिसर्च मतलब विकार। और आपने 200 साल पहले क्रोसिन, मुझे बताइए आने वाले 200 साल में क्या क्रोसिन विकार हो जाएगी कि इसको तो रिसर्च कि पैरासिटामोल से बुखार उतरता है, ये तो 500 साल पहले बताया गया था। आप कैसे यूज कर रहे हो? क्या हर डॉक्टर, हर आपने पैरासिटामोल कैसे काम करते हैं उस पर रिसर्च किया क्या? कि जो आयुष डॉक्टर से आप एविडेंस मांगते हैं, अरे मैं ये जानता हूं मेरे पास प्रूवन एंटीवायरल मेडिसिन हैं, मैं प्रूवन एंटीवायरल मेडिसिन देके मैंने कम से कम 10,000 कोविड पेशेंट को ठीक किया है, लेकिन आपको 1 सेकंड नहीं लगता ये कहने में कि नहीं ये विश्वास है, ये मैंने कोई फार्मूला दिया, आप एकदम से फेक लिख देते हैं। आप एबीसीडी आयुर्वेद की नहीं जानते, आपको किसने राइट दिया कि आप मेरे बताए हुए नुस्खों पे ये कहें कि नहीं ये फेक है? मलिक साहब देखिए दीपक जी, मैं इसमें डॉक्टर अरोड़ा 1 मिनट के लिए रुक के मैं आपको डॉक्टर राजन शर्मा के पास ले जाना चाहता हूं। डॉक्टर राजन शर्मा, आप लगातार हंस रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है उनका आरोप सही है कि आप सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है। मेरे को आपकी बात नहीं समझ कि आप जान लीजिए कोई आप लोग एक बात पे भी टिक नहीं पाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, बाबा ने अब शब्द बोले। डॉक्टर शर्मा मेरी बात का जवाब, किसी भी विज्ञान को अब जब सोनी पूछ नहीं रहा क्या जवाब? यही लोगों को भ्रमित करना है, इसी चीज पे हम लोगों को ऑब्जेक्शन है। डॉक्टर टी.आर. राय और डॉक्टर राजन, आपका क्या विचार है इसके ऊपर? आज नेशनल डॉक्टर अरोड़ा 1 मिनट रुक जाइए, रवि मलिक 1 मिनट रुक जाइए, मैं डॉक्टर शर्मा के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर शर्मा बताइए, उनका आरोप है डॉक्टर अरोड़ा का कि आप सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है, क्या ये में है? ऐसे लोगों की जाने गई है, मस्तक में इतना घर कर गया कि आपको एक उंगली आपके ऊपर उठाई और आप जो है इतना परेशान हो गए। एक आदमी ने जनाब उंगली कौन उठा रहा है? देश का नाम मुझे ये बताइए, हम जवाब उस व्यक्ति को नहीं देंगे जो डॉक्टर ही नहीं। राजन शर्मा जी तो सुन नहीं रहे हैं, उनका इंटरेस्ट रहा नहीं डिबेट में। अब एक क्वेश्चन मेरा है, उनको लग रहा है पैनल से ऊपर है। कोई बात नहीं, मैं इस सवाल को डॉक्टर राय के पास ले जाता हूँ। डॉक्टर राय बताइए, आप पर आरोप लगा कि आप सब लोग सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है, क्या ये में है? मैं परमेश्वर राय जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं। दीपक जी, मैं परमेश्वर राय की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं ये कहने को तैयार हूं कि हम आयुर्वेदिक की हमेशा इज्जत करते हैं, हम उनकी इज्जत करते रहेंगे, लेकिन हम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं है, बल्कि ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर जीते हैं। ये आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने केस कर रखा है कि हमको एलोपैथिक मेडिसिन लिखने की इजाजत दी जाए। अगर आपको अपनी दवाई पे इतना विश्वास है तो काय को एलोपैथिक दवाई के पीछे भाग रहे हो? आप अपना कीजिए। हमारा सिर्फ कहना यह कि जो व्यक्ति जिस सिस्टम के अंदर क्वालिफाइड है उसके अंदर स्ट्रिक्ट करे। आप लोगों ने बार बार कोर्ट के अंदर केस में जाके बार बार कोर्ट में जाके, और रात सवाल सुन लीजिए, परमेश्वर जी सुन लीजिए, आपको मैं बता दूं, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर मैं इलेक्टेड आदमी हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, उसके अंदर प्रोटोकॉल बनाने में हमने आयुर्वेदिक वालों को बिठाया, आयुर्वेदिक वालों ने अपने ट्रीटमेंट की, उन्होंने अपने प्रोटोकॉल बनाए, एलोपैथी वाले ने अपने प्रोटोकॉल बनाए। हम अपने प्रोटोकॉल नहीं बनाते, हमने इज्जत दी, आयुर्वेदिक को बुला के होम्योपैथी को बुलाया, तब प्रोटोकॉल बनाए गए हैं। ये किसी डॉक्टर के प्रोटोकॉल नहीं है, एक्सपर्ट बॉडी के प्रोटोकॉल है। लेकिन आप ये मत कहिए कि हम एक कॉम्प्लेक्स के अंदर है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। हम कहते हैं आप अपने सिस्टम पे काम कीजिए,
हम अपने सिस्टम पे काम करेंगे। दीपक जी, राजद्रोह का मुकदमा आईएमए पे होना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा आईएमए पे होना चाहिए। कारण जब हमारे बहुत बढ़िया हमारे सर्जरी को इंट्रोड्यूस किया, जो हमारी अपनी शिक्षा का पार्ट है, तो ये आईएमए उनके ऊपर मुकदमा करो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बात करी आपने। पहन के मर गए, उनको आप श्रद्धांजलि ना दो, उनको नमन नहीं करो, उनको कोर्ट में ले जाओ। और तुम सारी प्रोटोकॉल्स को गलत बताओ, तुम सारी प्रोटोकॉल्स को गलत बताओ, तुम सरकार की प्रोटोकॉल्स को गलत बताओ। और उसके बाद में जो हमारे डॉक्टर शहीद हुए हैं उनको आप आईएमए को कोर्ट में ले जाओ। बहुत बढ़िया, फ्री फॉर ऑल हो गया है। इंद्रभूषण मेरे एक दर्शक वाराणसी से जुड़ गए। इंद्रभूषण जी क्या कहेंगे इस बहस पे, कौन सही है, डॉक्टर्स या बाबा रामदेव? मेरा निवेदन भी होगा कि मुझे अपने सारे लोगों का बातें मैंने सुना इससे, और मैं चाहूंगा कि मैं जब बोलूं तो मुझे भी बात लोग सुने। सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोरोना वायरस आया, हिंदुस्तान में आया, जब उस परिस्थिति में हम लोग में से कोई भी नहीं जानता था, न कोई डॉक्टर जानते थे, ना कोई वैज्ञानिक जानते थे, न भारत सरकार जानते थे, या दुनिया का कोई भी सरकार नहीं जानता था। उस परिस्थिति में जो भी सरकार का, WHO का, भारत सरकार के एक्सपर्ट्स का, वैज्ञानिक का जो राय आया, उस समय हम लोगों ने वो निर्णय लिया। और यह समस्या एक राष्ट्रीय चैनल पे इस तरह का मुद्दा उठाना कि रामदेव सही है, आयुर्वेद सही है, एलोपैथ सही है, यूनानी सही है, होम्योपैथ सही है, यह विषय है, अच्छी बात है, लेकिन यह विषय पे बहस नहीं होना चाहिए। हमारा बहस होना चाहिए कि अगर चाइना दूसरा कोई इस तरह का वायरस छोड़ता है तो हम उसके लिए प्रिपरेशन क्या करते हैं। हमारा मूल विषय आयुर्वेद बनाम एलोपैथ नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, आपकी बात से एग्री करता हूं मैं। आगे ध्यान रखूंगा किस विषय को लेना है, किस विषय को नहीं लेना। इंद्रभूषण जी से जरूर सलाह लूंगा। सीधे चलता हूं गुरु पवन सिन्हा के पास। गुरु जी मुझे बताइए, क्या वाकई आयुर्वेद को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है इंडियन मेडिकल डॉक्टर्स के द्वारा? आपका क्या परसेप्शन है? देखिए, हमेशा से ही आयुर्वेद आचार्यों को एक हीन भावना से देखा गया है। अभी एक काम किया सरकार ने, और वो काम ये किया कि उनको कहा कि आप ऑपरेशन कर सकते हैं। उस पर कितना तीखी प्रतिक्रिया हुई, कितना जबरदस्त रिएक्शन आया कि मतलब ये वाला रिएक्शन तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले। क्यों आयुर्वेद के डॉक्टर्स ऑपरेशन क्यों नहीं कर सकते? भाई, अगर वो कुछ चीज़ नहीं जानेंगे तो ओरिएंट होंगे। जैसे एलोपैथ सब कुछ नहीं जानता, ओरिएंट होता है, तो इस तरीके से उनके भी रिफ्रेशर कोर्सेज होंगे, तो उनको भी ऑपरेशन करने की इजाज़त होनी चाहिए। ये उनका राइट है, और ये एक लंबी पैथी है, 5000 साल से ज़्यादा पुरानी पैथी है, तो इसमें ऑपरेशंस होते रहे हैं। इसमें 17th 18th सेंचुरी में भी इसमें ऑपरेशंस हुए हैं। ये तो बाद में 1928 के बाद से ये जो प्रोटोकॉल्स में चेंजेस हुए, उसके बाद आयुर्वेद को डिमीन करके दिखाया है। देखिए, हमारे डॉक्टर साहब सुश्रुत संहिता दिखा भी रहे हैं। तो लिहाजा चाहे सुश्रुत हो, चरक हो, बागभट हो, ऑपरेशन की सारी डिटेल्स है, और आज के हिसाब से ओरिएंट होकर वो कर सकते हैं। लेकिन हम ये जब कहने लगते हैं कि ये तो हाथ पैर टेढ़े कर देंगे, ये तो घास फूस खिलाने वाले लोग हैं, या इस प्रकार से एक अभी कमेंट मैंने बहुत अच्छा पढ़ा जो मुझे याद आया कि हम कहते थे चूरन की पुड़िया बांट रहे हैं। तो इस तरीके से जो चीजें हैं ना, वो गलत है। आप ये मत भूलिए कि इस देश के अंदर 6 लाख डॉक्टर्स की कमी पूरा आयुर्वेद के लोग कर रहे हैं। और कौन आयुर्वेद के लोग हैं? हमारे नाना, हमारे नानी, हमारे दादा, हमारे दादी, ये सब लोग आयुर्वेदाचार्य हैं। इन लोगों ने किचन से सामान ला के हमारी चोटें ठीक की हैं, किचन से सामान ला के हमारी स्वेलिंग्स ठीक की हैं, इन्फ्लेमेशन ठीक किए हैं, हमें तंदुरुस्त रखा है। हमारे पास इतने डॉक्टर्स कहाँ हैं? दीपक जी, क्या 200 साल पहले लोग नहीं थे
या चोट नहीं लगती थी या हाथ नहीं करते थे, युद्ध हुआ करते थे। आप देखते हैं हमारा इतना गौरवशाली इतिहास है। हमारी सुश्रुत संहिता में ऐसे ऐसे वर्णरोपक कैसे घाव को एक दिन में भर सकते हैं, कैसे हड्डियों को जोड़ा जाता है, कैसे स्किन की 7 लेयर को आप सेपरेट कर सकते हैं। आज भी जो एक तरह से गंभीरता और जो डेप्थ इस सुश्रुत संहिता में है, मॉडर्न के डॉक्टर्स आज तक उसको अटेंड नहीं कर पाए हैं। इसी पूरी पुस्तक को आधार बना करके इंग्लिश में लिख करके, और आज कहा जाता है मॉडर्न सर्जरी, सारे अस्त्र शस्त्र सब कुछ इसमें वर्णित है जो आज मॉडर्न सर्जरी जो है इस्तेमाल कर रही है। तो कहने का मतलब मैं डॉक्टर साहब की बात को ही आगे बढ़ाता हुआ कहूंगा, आपने चलो यूरोपियन ने कर लिया, अमेरिकन ने कर लिया, समझ में आता है। जब अपना देश का भारतीय नागरिक, चाहे डॉक्टर बाद में होंगे, पहले भारतीय तो हैं, तो अगर भारतीय नागरिक अपने देश की चिकित्सा पद्धति को पीछे करने की कोशिश करता है, अपने देश की चिकित्सा पद्धति को, अपने वेदों को दोयम दर्जे का कहता है, मैं कहता हूं उन पे राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, उन पे देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ठीक बात। कैसे अपने वेदों की परंपरा को, कैसे अपनी चिकित्सा पद्धति को, जिससे और उनके ऊपर मुकदमा नहीं चलना चाहिए जो सरकार की प्रोटोकॉल को गलत बताते हैं। सरकार की प्रोटोकॉल ठीक है डॉक्टर सिन्हा, पवन गुरु जी खत्म करिए, फिर मैं डॉक्टर रवि मलिक के पास चलूंगा। पवन गुरु जी आप कुछ बोलना चाहते थे? सरकार की, और उससे देशद्रोह नहीं होता। सरकार को अगर कोई गलत कह भी रहा है उससे देशद्रोह नहीं होता। डॉक्टर राजन साहब कैसी बात कर रहे हैं? ऐसे तो हम लोग यस मैन बन के रह जाएंगे, रोबोट्स बन के रह जाएंगे, कुछ भी पढ़ने लिखने का फिर फायदा ही क्या। मेरे विचार से ये देशद्रोह का केस नहीं हो सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। सर मैं एक बार कुछ बोल लूं, आपका मैंने सबका सुना, मैं बताइए डॉक्टर राजन शर्मा, कैसे देशद्रोह का केस है, बताइए। नहीं देखो वो तो मैं वकील नहीं हूं, देखिए लेकिन केस होगा ये कह रहे हैं। आप आईएमए के रिप्रेजेंटेटिव हैं डॉक्टर शर्मा जी, आप आईएमए के, अरे बोलने दीजिए ना शर्मा जी को, बोलने दीजिए। पल्ला नहीं झाड़ सकते ना, आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। शर्मा जी भी आए हैं हमारे यहाँ पे, उनको भी बोलने दीजिए। प्रॉब्लम पता क्या है, आपको बताना समस्या क्या है, आप लोग बोलने नहीं देते हो ना, आपके बाबा जी ने बोलेंगे। किस ग्राउंड पे आपने देशद्रोह का मुकदमा जो है उसकी मांग की है, आप बताइए ना, देश को बताइए, पूरे देश को बताइए किस ग्राउंड पे आप देशद्रोह का मुकदमा जो है दायर कर रहे हैं, बताइए। दीपक परमेश्वर अरोड़ा जी जवाब ले लेते हैं, डॉक्टर शर्मा जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर शर्मा जी बताइए कैसे देशद्रोह का मुकदमा बनता है? इधर अगर सिर्फ डॉक्टर शर्मा की आवाज। अगर ये बोलने नहीं देंगे तो कोई फायदा कोई नहीं। मैं इतनी देर से बड़े आराम से शांति से सुन रहा हूं और मेरे को हंसता देख के ओ योगाचार्य जी भी हंसने लग गए हैं, पवन जी भी हंस रहे हैं, ये गंगाराम वाले जरा ज्यादा गुस्से में हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। शुश्रूषा जी की इन्होंने ग्रंथ दिखाया, मैंने पढ़ा, उसमें एक सर्जरी है एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी, शायद समझ ना पाए। पेट को खोल के अगर अंतड़ियां ब्लॉक हो जाएं तो उनको काट के अंदर शहद का लेप करके एक खास तरह की चींटियों को छोड़ा जाए जो अंतड़ियों को जोड़ने के लिए, और जब वो चींटियां अपने कांटे अंदर डाल दें उसके बाद उसको काट दें और चींटी को मार, ठीक है। आज साइंस एक आपको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पे ले आई है। सर आप सुश्रुत का मजाक नहीं बना सकते, चुप रहेंगे, आप सुश्रुत का मजाक नहीं बना सकते। देखिए आप चुप रहेंगे, अरोड़ा साहब जानना पड़ेगा, आप सुश्रुत का मजाक इस तरह से नहीं बना सकते। उन परिस्थितियों में आज से 5000 साल पहले जब लोगों को खाना खाने की अकल नहीं थी, घर में सब्जी कैसे बने, ये सब्जी बनाना घर में आयुर्वेद ने सिखाया। आपको पानी गर्म कैसे करना है, किस मुंह में, किस दिशा में मुंह करके जो आपको पेशाब करना चाहिए, किस दिशा में मुंह करके आपको जो है पोटी करनी चाहिए, ये हमारा जीवन का विज्ञान आयुर्वेद आपको सिखाया है। आप महाराज शादी करना भी आयुर्वेद ने सिखाया। सोचिए उस समय जब हमारे पास साधन नहीं थे, मुझे एक बात बताओ, के अभाव में भी वो सर्जरी करते थे। मुझे एक बात बताओ, आप उन चीजों को लाइए तो वो दीपक विल यू इंटरवीन? आप समझ रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी होती थी। दीपक जी इनको चुप कराइए, इस तरह से डिबेट नहीं, आप सुश्रुत का मजाक बनाए हमारे। डॉक्टर शर्मा अपनी बात रख लें। डॉक्टर अरोड़ा प्लीज बीच में मत बोलिए, उनको कहने दीजिए अपनी बात। डॉक्टर शर्मा प्लीज। यू आर ए म्यूट स्पेक्टेटर नाउ, लेट मी स्पीक।
इन्होंने कहा, सर ने कहा, मैं सबको असम्मान के साथ बोल रहा हूं, शिष्टाचार की, शालीनता की कोई हद पार करनी नहीं चाहिए। आप ऐनक डाल के बैठे हो महाराज, कौन से आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके ये ऐनक बनवा के लेके आए हो? सर अगर सच बोलो, सच बोलो, कौन से ऑप्शन से बनवा के आए हो? एक्चुअली दिक्कत ये है कि हम एक तरह से बॉन्ड वोटर के अंदर भी हिसाब से हुए हैं। सर आप लोगों की देन है, आप लोगों ने जिस तरह से काजल बंद कराया, जिस तरह से सिर में तेल डालना बंद कराया, आपने घुटनों पे जोड़ों पे तेल लगवाना बंद कर दिया। ऑर्थोपेडिक सर्जन बिना किसी बेस के ऊपर तेल मत लगाना। हमने तो देश का जीना ही बंद कर दिया, हमने तो देश का जीना बंद कर दिया भाई। यार हमारे को तो समुद्र में फेंका। आयुर्वेद को फॉलो करके आप खान पान रखें, जीवन शैली रखें, तो वास्तव में महाराज इतने साल गंगाराम में क्यों रहा? अरे गंगाराम में रह ठीक है, मैं अपने एक दर्शक के पास चलता हूं, तब तक थोड़े लोग ठंडे होंगे। जयव्रत सिंह लखनऊ से, जयव्रत क्या कहेंगे इस बहस के बारे में? सर मैं बहस के बारे में ये कहना चाहूंगा कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा करना है इन लोगों को, तो इन लोगों को रोका कौन है? देश की शीर्ष अदालत बैठी हुई है मुकदमा करने के लिए। और अगर बाबा रामदेव और गुरु जिन्होंने पूरे विश्व में भारत में देश का परचम इतना आगे बढ़ाया, होना चाहिए बाबा रामदेव पर? किस बिना पर करेंगे देशद्रोह का मुकदमा? किस बिना पर करेंगे? अगर आपको करना है तो पहले राजनीतिक पार्टियों को करिए, जिन्होंने कहा कि ये बीजेपी की वैक्सीन है। हमको किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं है। आप जो व्यक्ति पूरे देश और पूरे विश्व में भारत का नाम कर रहा है, जिसने भारत की प्राचीन सभ्यता को लेकर इतना आगे बढ़ाया, विदेश के बड़े लोग आके आपके यहाँ दन बैठक कर रहे हैं, आप किसी को टहलने से रोक देंगे, गर्म पानी पीने से रोक देंगे? आयुर्वेद और एलोपैथी का कोई मुकाबला नहीं है, दोनों अपनी जगह सर्वोच्च है। आज ये मौका है कि सबको साथ लेके चलना चाहिए आगे। हम बात कर रहे हैं बाबा रामदेव पर उठे विवाद की। आईएमए ने उन पर 1000 करोड़ के मानहानि का मुकदमा किया है। आईएमए का ये आरोप है कि उन्होंने डॉक्टरों का मजाक उड़ाया, डॉक्टरों की खिल्ली उड़ाई और एलोपैथिक चिकित्सा व्यवस्था को बकवास बताया। हकीकत क्या है, इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आईएमए ने देशद्रोह का केस चलाने की बात की है, क्या देशद्रोह का केस बनता है, इस पर भी बहस हो रही है। मेरे साथ आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र शर्मा हैं, मेरे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव हैं, मेरे साथ डॉक्टर रवि मलिक हैं जो कि पूर्व सचिव हैं आईएमए के, मेरे साथ डॉक्टर पवन सिन्हा जी हैं जो कि एक धर्मगुरु हैं, मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य हैं, योगाचार्य हैं, मेरे साथ डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा हैं, ये एक आयुर्वेदाचार्य हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चलूंगा नितिन शर्मा के पास। गाजियाबाद से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं, नितिन शर्मा। नितिन बताइए क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर आप? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई है क्यों है, इन्होंने इस तरीके की बातें क्यों की? जब हम बीमार होते हैं, ठीक है, कोई भी बीमार होता है तो हम लोग एम्स क्यों जाते हैं, हम लोग हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? क्या जब इन्हें विश्वास नहीं होता दवाइयों पर? जब ये क्यों नहीं सोचते कि ये दवाई ठीक है, ये गलत है? इस तरह की बातें क्यों करी गई हैं? और रही बात ये मुद्दा उठाने की कि इन्होंने आईएमए पे ये ऑब्जेक्शन उठाया, ये गलत है। मेरा मानना ये है कि अगर हमें बीमारी हुई है और हम हॉस्पिटल में जाके बैठे हैं तो क्यों वो इलाज अपने घर पे क्यों नहीं किया? क्यों हम हॉस्पिटल में एडमिट, क्यों हम हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, क्यों हम इन दवाइयों को यूज करते हैं? अगर हम दवाइयों के मामले के तो वो दवाइयां अपनी जगह मायने रखती हैं और ये दवाइयां अपनी जगह मायने रखती हैं, पर लेकिन एक दूसरे पर ऑब्जेक्शन उठाना और इसके ऊपर फाइट करनी, ये मेरे हिसाब से गलत है। योग एक बहुत अच्छी चीज है, योग से इतने सारे पेशेंटों को आराम मिला है करने के बाद, और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है जिससे कि हमारी अंदरूनी ताकतें बढ़ती हैं। पर साथ के साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ इनसे, जिस तरीके से ये बातें उठ रही हैं और कहा जा रहा है कि हम लोग इस दवाई को यूज नहीं करेंगे, वो ऐसी है वो वैसी, क्यों? वो दवाई अपनी जगह मायने रखती है सर, और ये दवाई अपनी जगह मायने रखती है। ठीक है, तो ठीक है नितिन, यहीं पर रुकते हैं और सीधे डॉक्टर राहुल भार्गव के पास चलता हूं। राहुल भार्गव जी मुझे बताइए कि केस देशद्रोह का कैसे बनता है बाबा रामदेव पर? ये बताइए क्या करा उन्होंने देशद्रोह करने लायक? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि हम आयुर्वेद के अगेंस्ट नहीं है, बाबा ने जो वाणी यूज करी है उसके अगेंस्ट है, और ये देशद्रोह का मामला बनता है। बताइए कैसे? मैं आपको बताता हूँ। जब हम ऐसी बातें करते हैं और बड़ बोले वाली बातें करते हैं, लोगों का ध्यान सही दवाई की जगह आयुर्वेद की गलत प्रैक्टिस पे जाता है। जो लोग गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं, आयुर्वेद गलत साइंस नहीं है, आयुर्वेद के जो प्रचारक हैं वो गलत कर रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं आयुर्वेद की गलत प्रैक्टिस, आयुर्वेद के जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने अभी कहा आप आयुर्वेद का सम्मान करते हैं, फिर आप कह रहे हैं आयुर्वेद की गलत प्रैक्टिस। आयुर्वेद का सम्मान करते हैं, पर आयुर्वेद के जो प्रचारक हैं वो गलत तरीके से लोगों को भड़काते हैं। हमारे पास 10 केसेस ऐसे हैं जो कोरोनिल खाते रहे,
सैचुरेशन गिरता रहा और ये सोचते रहे कि ठीक हो जाएंगे। आपको सही चीज बताना आवश्यक है। दोनों थेरेपी कॉम्प्लीमेंट्री है। हमको इस बवाल से बाहर निकल के, विवाद से निकल के, दोनों की अपनी पॉजिटिव चीजों को सोचते हुए लोगों का इलाज करना आवश्यक है, ना कि भेदभाव की राजनीति को इसमें लाना आवश्यक है। देश कोरोना से जूझ रहा है। इस समय की जो कंट्रोवर्सी है तो ये सर जब माफी मांग ली थी बाबा रामदेव ने तो मामला खत्म हो जाना चाहिए था। उसके बाद तो आप 1000 करोड़ का मानहानि का मुकदमा, प्रधानमंत्री को लेटर, देशद्रोह, जो ट्रीटमेंट डिले होता है उसका कौन जिम्मेदार है? आप सही बताइए। पहले कोरोनिल को आपने कहा क्योर करती है, फिर आपने कहा कंट्रोल करती है, आपने कहा फिर सप्लीमेंट है। आप लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, इसलिए देशद्रोह का मामला बनता है। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है क्योंकि आप गलत बता रहे हैं। आपको सही बताना है कि कोरोनिल खाते रहेंगे तो आपका प्रोटेक्शन हो सकता है, ना कि सर क्रिमिनल नेग्लिजेंस और देशद्रोह में जमीन आसमान का अंतर है। डॉक्टर राहुल भार्गव, क्रिमिनल नेग्लिजेंस और देशद्रोह में जमीन आसमान का अंतर है, ये मैं आपको पॉइंट आउट कर दूं। सीधे गुरु पवन सिन्हा जी के पास चलता हूं। बताइए सर, ये देशद्रोह का मामला बनता है? बिल्कुल भी नहीं। 124 है इसमें कहां से लग सकती है? देखिए, जो लोग ये प्रूवन रिकॉर्ड हो या फिर कोई कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे देश की अस्मिता, एकता, अखंडता को सीधा नुकसान पहुंच रहा हो, वो 124 ए में आता है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। देखिए, मैं दवाइयों के बीच में नहीं आ रहा हूँ कहीं भी, और मैं मानता हूँ, बिल्कुल सही बात कही हमारे डॉक्टर साहब ने, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। लेकिन देशद्रोह का मुकदमा यदि आप हरेक पर इस तरीके से लगाने लगेंगे कि आप एक पावरफुल बॉडी है और ये देशद्रोह हो गया, उसमें देशद्रोह हो गया, इसमें देशद्रोह हो गया, मजाक बन जाएगा। ये 124 का केस ही नहीं है। न देश की एकता को इसमें खतरा है, न देश की अखंडता को इसमें खतरा है। और यदि आप मरने वालों की संख्या को, दोनों को खतरा है, क्योंकि बिल्कुल इसमें क्या खतरा है डॉक्टर साहब? बाबा दोनों इसमें कौन सा देश टूटने की बात कर रही है? इसमें कौन से देश को अलग करने की बात कर रहे हैं? वो कहीं से कहीं तक कोई मतलब नहीं। अगर आप एलोपैथी को आप सोच रहे हैं कि कितना बड़ा गुनाह है ये, मैं जानता हूँ एलोपैथी बहुत अच्छी चीज है, और अब तो देशद्रोह में थोड़ी बुक करवा देंगे आप, सेडिशन एक्ट के थोड़ी उन पे केस। हालांकि माननीय अदालत बैठी है, वो अपने आप देखेगी, लेकिन खैर ये देशद्रोह का मुकदमा नहीं है। और हर छोटी सी बात के ऊपर वाणी को लगाम देना चाहिए। बात इस वक्त देशद्रोह की हो रही है, आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहाँ बात देशद्रोह की हो रही है डॉक्टर साहब, बात देशद्रोह की हो रही है। और जो योगी जो अपने आप को योगी कहता है, वो अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं कर सकता, वो योगी कहलाने लायक नहीं है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो विषय पर ही बात करूंगा हर हालत में। आप मुझे कितना भी डिविएट करते रहे, मैं देशद्रोह का केस नहीं बनता, और मैं चुनौती दे रहा हूं कि इसको देशद्रोह का केस कोई बना दे तो। ठीक है, उन्होंने एक बॉडी को टारगेट किया है, वो बॉडी रिएक्ट करेगी, माननीय अदालत पर पहुंचेगी, लेकिन उसके बाद देखिए इकोनॉमी को सजेस्ट करते हुए आपकी दवाई ज्यादा बिके, लेकिन 1400 करोड़ का मालिक है बाबा, कोरोनिल ज्यादा बिके, हरियाणा में कोरोनिल टैक्स पेयर के मनी से दी जाए। तो ऐसे तो रेमडेसिविर से भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आए, ऐसे तो ब्लॉकेजेस से भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आए। सारे पेशेंट हॉस्पिटल से ठीक होकर ही थोड़ी गए हैं, बहुत सारे पेशेंट्स के प्राण हॉस्पिटल में भी निकले। हर जगह की इंटेंशन जो थी वो इकोनॉमिक से प्रेरित थी कि एलोपैथी को नीचा दिखाए और अपना कोरोना टैबलेट ज्यादा बात कीजिए। लेकिन जैसे दीपक जी ने प्रश्न किया है कि इस पर देशद्रोह कैसे बन जाएगा, हम तो कभी कोई बात ही नहीं कह पाएंगे। हम किसी चीज पर प्रश्न उठा देंगे, एक पावरफुल बॉडी आएगी। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य से पूछ लेते हैं। आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य, क्या डॉक्टर राहुल भार्गव के मन से दिल की बात निकल गई कि भाई एलोपैथी को ये नीचा दिखाना चाहते हैं और आयुर्वेद की सेल बढ़ाना चाहते हैं? क्या दिल की बात निकल गई उनके? प्रैक्टिस गलत कर रहे हैं। हमारा 5000 वर्षों से हमारी संस्कृति नहीं, दिल की बात तो वास्तविक छोड़िए, बात हो रही है 300। ये किस प्रकार का प्रोटोकॉल को फॉलो किसने किया, मुझे वो बताइए। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन, हॉस्पिटल जो बनाता है ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी हो, उसमें जिम्मेदारी हॉस्पिटल के मालिक की है।
हॉस्पिटल की व्यवस्था करने की, ना कि पेशेंट की। आपने एफिडेविट फाइल किया था हॉस्पिटल बनाने वालों ने कि हम ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर्टी है हमारे पास, हम किसी भी तरह से, और लास्ट मोमेंट पे जिस प्रकार से ऑक्सीजन प्लांट लगाए बिना थर्ड पार्टी से ऑक्सीजन मंगाते रहे, और लास्ट टाइम पे हो गए 302 के मुकाबले राष्ट्रों के मुकदमे इन हॉस्पिटल वालों पे चलने चाहिए, जो जिन लोगों ने लोगों की जिंदगी हाथी पिलाई। मैं साफ साफ कह रहा हूं, देश को बांट रही है, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में चले जाइए, उसके अंदर एक रूल होता है कि तमाम हॉस्पिटल को ये फाइल करना पड़ता है, एफिडेविट फाइल करना है कि हमारे पास डॉक्टर भार्गव ना बोलिए, आपको पूरा मौका दिया मैंने। करेंगे आचार्य विक्रमादित्य को सुनिए। मैं कह रहा हूं 302 के मुकदमे आप लोगों पर चलने चाहिए, हत्या के मुकदमे आपके ऊपर चलने चाहिए। देश के साथ द्रोह जो किया है इन तमाम हॉस्पिटल्स ने किया है, जो हॉस्पिटल चलाते हैं उनके पास ऑक्सीजन की सप्लाई उन्होंने जो थोड़ा बहुत डॉक्टर बचे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, इनको यही नहीं पता ऑक्सीजन सप्लाई अस्पताल की नहीं करेंगे। कैसी बातें कर रहे हो, आयुर्वेद को बदनाम ना करो, आयुर्वेद को नीलाम ना करो। 5000 वर्षों से हमारी विश्वास करके जा रहे हैं। सब एक पर एक मत बोलो। डॉक्टर राहुल भार्गव प्लीज, डॉक्टर राहुल भार्गव, आचार्य विक्रमादित्य, रवि मलिक जी, सब आप एक के ऊपर एक बोल रहे हैं। दर्शकों तक आवाज नहीं जा रही है, सिर्फ आचार्य विक्रमादित्य की आवाज, फिर मैं रवि मलिक जी के पास जाऊंगा, सिर्फ आचार्य विक्रमादित्य की आवाज। व्यवस्था बनाई, मैं कह रहा हूं मजाक बना रखा है आप लोगों ने। 302 राष्ट्रद्रोह तो इन हॉस्पिटल्स के ऊपर चलना चाहिए। हमारी संस्कृति के अभिन्न पार्ट को नीचा दिखा। बताइए रवि मलिक जी, आप एग्री करते हैं विक्रमादित्य जी से? मैं बिल्कुल एग्री करता हूं दीपक जी मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि हमारे जो डॉक्टर्स जो पीपी किट पहन के कुछ तो बेचारे शहीद हो गए, जो बच गए उनको 302 में फांसी पे लटका दो। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री करता हूं। दूसरी चीज मैं इस बात से भी एग्री करता हूं, मैं बात कर रहा हूं देशद्रोह की बात। आप मुझे बताइए, तमाम हॉस्पिटल की जिम्मेदारी थी कि ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर्ली करे। आपने एफिडेविट फाइल किया है कि हमारे पास प्रॉपर फैसिलिटी है। आप लोगों ने गवर्नमेंट की विक्रमादित्य जी के टाइम पर आप लोगों ने एफिडेविट फाइल किया था। अगर आपने प्लांट नहीं लगाया, विक्रमादित्य 40-40 लाख 22 लाख रुपए का प्लांट लगता है एक पेशेंट से। ऑक्सीजन की जिम्मेदारी नहीं थी कि ऑक्सीजन की सप्लाई किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में प्रॉपर्ली हो। क्या मजाक बना रहे हैं? 302 के मुकदमे तो इन हॉस्पिटल वालों के ऊपर चलनी चाहिए। मैं परमेश्वर अरोड़ा जी के पास चलता हूँ, उनके दिल की बात सुनिए प्लीज। सब एक के ऊपर एक मत बोलिए, सब एक के ऊपर एक मत बोलिए, आवाज नहीं जाती है। परमेश्वर अरोड़ा जी, आपको कहां पर नीचा दिखाने की कोशिश की गई कि आप आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर है? बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि अगर आप मैक्सिमम आयुर्वेदिक डॉक्टर से दिल पे हाथ रख के पूछेंगे कि ईमानदारी से बताइए, तो आपको ये बात का जवाब यस में मिलेगा कि एलोपैथिक डॉक्टर हमें हमेशा से दोयम दर्जे का कहते आए हैं, झोला छाप कहते आए हैं। आप मुझे ये बताइए, आप कोर्ट में क्यों चले गए कि एलोपैथी की दवाइयां देना चाहते हैं हम? आप कोर्ट में क्यों चले गए कि एलोपैथी की दवाइयां आप समझिए एक बात दीपक जी, एक आर्टिकल के अनुसार 90% आयुर्वेद डॉक्टर एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर राहुल भार्गव से मैं एग्री करता हूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये लोग मैं एक बात कहना, अरे मैं बताता हूं उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि हमारे को बीएमएस और बीएचएमएस में जो एनाटॉमी पढ़ाई जाती है वो एलोपैथी पढ़ाई जाती है। आयुर्वेदिक एनाटॉमी को जिस प्रकार से आप लोगों ने कोर्स बनाते वक्त डिस्कार्ड कर दिया, ये उसी का रीजन है। वो उसी का रीजन है कि जिस प्रकार से आयुर्वेद के अंदर जो प्रोटोकॉल बनाया गया, पढ़ाई बनाई गई, और उस पढ़ाई के अंदर सारी की सारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी आप लोगों के कारण पढ़ाई जा रही है। डॉक्टर सब एक के ऊपर एक चिल्ला रहे हैं, आप माननीय डॉक्टर थे, सब एक के ऊपर एक चिल्ला रहे हैं, एक एक करके बोलिए। हमारे देश को बचाना है दीपक जी, इन दीमकों से देश को बचाना है जो हमारी संस्कृति को डुबो रहे गलत प्रैक्टिस से। एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 में 28% लोगों ने मरकरी लेड जैसी पॉइजनिंग इन्होंने करवाई। ये गलत प्रैक्टिस करते हैं। सारे राहुल भार्गव साहब, सारे किडनी लीवर के पेशेंट, सारे हम शायद पूरे भारत में 1-2% पेशेंट को जो डील करते हैं। 98% की किडनी, लीवर, हार्ट
उसके लिए बेसिकली अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो एलोपैथिक मेडिसिन है। आज बच्चा तक स्वस्थ नहीं है, केवल आयुर्वेद से दूर हो गए। राहुल भार्गव साहब, आज बच्चा आपके हाथ में, हमने सुना आयुर्वेद के ठेकेदार मत बनो। अगर हम आयुर्वेद करेंगे तो अच्छा करेंगे आपके प्रैक्टिस। कि सुंदर सुंदर हॉस्पिटल बन गए, हम हर महीने चेक कराते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल की बार आ गई, मल्टीविटामिन खा रहे हैं, उम्र रह गई 60 साल और कोई भी स्वस्थ नहीं है, बच्चे तक चश्मा पहनने लगे। ये आप लोग का डायरेक्शन है। मैं फिर कह रहा हूँ, वापिस से आयुर्वेद पे आना पड़ेगा, वापिस से जीवन शैली, वापिस से खान पान, वापिस से प्रिवेंशन, तब आप जाकर के क्या कहेंगे। राहुल भार्गव साहब, आप मानिए आपका विज्ञान बहुत छोटा है, केवल उसमें 5000 साल वर्षों का पुराना विज्ञान को तो मानते हैं, नतमस्तक है आयुर्वेद के लिए, बट आप जैसे जो ठेकेदार है आयुर्वेद के, वो आयुर्वेद को बदनाम कर रहे हैं। आप एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं और बोलते हैं आयुर्वेद है, नतमस्तक है आयुर्वेद को। आज भी हाथ जोड़ के नमन है आयुर्वेद को, पर आप जैसों को नहीं जो सौदागर बन चुके हैं। आयुर्वेद के सौदागर हो आप, और बाबा सबसे बड़ा व्यापारी है। दीपक जी, मैं चाहूंगा, बाबा सबसे बड़ा व्यापारी है आयुर्वेद का। तो व्यापारी है तो क्या बुरा हो गया? इतने बढ़िया आईएमए क्या है? आईएमए इसकी दिशा सही कीजिए। ये एंटीबैक्टीरियल झूठ में बोलते हैं, चलो ये तो माना बाबा के ऊपर बात चल रही है, बाबा के ऊपर बात करिए ना। ऐसे मामलों में चुप हो जाना ही बेहतर है। ऐसे मामलों में एक अच्छे एंकर को भी चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं कह रहा हूँ आप सब माननीय डॉक्टर्स हैं। कंक्लूडिंग कमेंट के लिए मैं चलूंगा डॉक्टर रवि मलिक के पास। रवि मलिक जी, आपको नहीं लगता अब इसका पटाक्षेप हो जाना चाहिए? कंक्लूडिंग कमेंट ये है और फिर डॉक्टर पवन सिन्हा, हाथ मिला के मानवता की सेवा करनी चाहिए, जहां आयुर्वेदिक की जरूरत है वो करनी चाहिए। मैंने जैसे शुरू में कहा, विक्रमादित्य जी से तो मैंने जो है स्वामी जी से तो योगा सीख रखी है, मैं तो रोज योगा करता हूं, तभी तो ज्यादा बोल नहीं पा रहा। तो हम सबको हाथ मिलाने के साथ में और आगे चलना चाहिए। आयुर्वेदिक साइंस की हम रिस्पेक्ट करते हैं, एलोपैथी के लिए हम तत्पर हैं काम करने के लिए, और योगा हम सुबह करते ही करते हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे भी कोरोना हुआ था, मैंने भी योग किया था कोरोना की रिकवरी के बाद में। हर पैथी के अपने पॉजिटिव पॉइंट है, और मैं सोचता हूं ये डिबेट एक अच्छी रही, डॉक्टर शर्मा को बताते हैं, लेकिन वो नाराज हो जाते हैं आपकी बात सुन मानवता के लिए और राहुल भार्गव को पसंद नहीं आई होगी ये बात। आगे चलना। बिल्कुल दीपक जी, डॉक्टर रवि मलिक जो मैंने पहला कहा था, राहुल जी योगा करते हैं, साथ मिलके लोगों को बचाओ, देश के लोगों को बचाओ। आपकी पैथी मेरी पैथी में मत पड़ो, दोनों हाथ मिलाओ और आगे बढ़ो, सच्चाई का सामना करो, सच बोलो, लोगों की जान बचाओ। तो सर खत्म करिए ना। लेकिन एक रिक्वेस्ट और है, बाबा जी को कह दो कि थोड़ा सा वाणी पे कंट्रोल करें, ये थोड़ा सा जरूरी है। वो योगी नहीं हो सकता, रिक्वेस्ट है, विनम्र विनती है। बाबा की हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। कंक्लूडिंग कमेंट के लिए मैं चलता हूँ, लेकिन उनको वाणी पे कमेंट के लिए मैं चलता हूँ पवन जी के पास। गुरु जी बताइए क्या करना चाहिए अब? देखिए, ये दोनों डॉक्टर्स ने बहुत अच्छी बात कही कि मिलके चलना चाहिए। और डॉक्टर के अग्रवाल जी ने एक बुक भी लिखी थी, मैंने काफ़ी पहले पढ़ी थी, एलोवेदा। एलोवेदा एक ऐसी थेरेपी है जो भारत को मेडिसिन के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष पर खड़ा कर देगी। इसलिए मिलके ही चलना है। और ये एलोपैथिक आयुर्वेदिक का झगड़ा तो संभव ही नहीं है, ये होना भी नहीं चाहिए। और रही बात बाबा जी से, तो मेरे ख्याल से दीपक जी की बात बाबा जी टाल ही नहीं सकते। दीपक जी आपका संदेश, रवि जी का संदेश बाबा जी तक पहुंचा ही देंगे। और हम सब लोग ऐसा कुछ पैथी सोचें जिसमें इस देश का जो लगभग 62% गरीब इंसान है, उसे सर्वश्रेष्ठ इलाज मिल सके और वह अपनी जान बचा सके। बेस्ट हॉस्पिटल में जो गरीब से गरीब तबका है वो भी पहुंचने की हिम्मत जुटा सके, ऐसी उसको इलाज मिल सके। एक चीज चलते चलते बस मैं कहूँगा, और ये जिधर मैं आपको इशारा कर रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस वक्त लगभग 35,000 करोड़ से ऊपर का आयुर्वेद का पूरे विश्व में बाजार पनप चुका है, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए चीन की भागीदारी है। और भारत की सरकार ने 5,000 करोड़ अभी सुनिश्चित की है, अभी बहुत दूर है उस लक्ष्य से। तो अब आप समझ जाइए मैं इशारा किधर कर रहा हूं। और बहुत सारी चीजें ऐसी इस दुनिया के अंदर होती हैं जो हमारी आपकी पैथी, नॉलेज, प्रेम, उससे भी कहीं ऊपर उठ के उससे भी कहीं अलग जाकर उस पर सोचा जाता है, षड्यंत्र किए जाते हैं। ठीक बात।
ठीक बात है, मैं यहीं पे रुकूंगा, लेकिन चलते चलते गुरुजी मैं बता दूं, दो बड़ों के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि छोटा आदमी हमेशा अंत में पिस जाता है। इसीलिए चलते चलते मैं यही कहूंगा, देश की बहस के दर्शक आज क्या सोचते हैं हमारे आज के सवाल पे दिखा देते हैं। 90% दर्शकों का यह मानना है कि ये विवाद गैर जरूरी है। फिलहाल एक ब्रेक।